स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। ब्रेकिंग न्यूज है, जयपुर से यह बड़ी खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पाली दौरा निरस्त हो गया है। देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्बूरी के समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को शामिल होना था, लेकिन उनका पाली दौरा निरस्त हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, पाली में जम्बूरी चल रही है। देश भर के 35,000 से ज्यादा स्काउट गाइड्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। विदेशों से भी डेलीगेट्स इसमें शामिल हो रहे हैं। उद्घाटन में सीएम मौजूद थे, लेकिन समापन के वक्त वो नहीं रहेंगे। उनका दौरा निरस्त हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सचिन से। सचिन, क्या जानकारी है? हाँ बिल्कुल, देखिए तकरीबन 2:15 बजे जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके साथ में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पाली जा रहे थे, लेकिन वो दौरा फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। और इसके पीछे कोई अधिकारिक कारण तो सामने नहीं आया है, लेकिन क्योंकि रंधावा जो है प्रदेश प्रभारी हैं, वो कल से जयपुर में थे, आज सुबह उनको जाना था, लेकिन लगातार वो सुबह सर्किट हाउस से निकले और उसके बाद सीएमआर में मौजूद थे। सीएम से लगातार उनकी लंबी वार्ता हुई। इसके बीच में जो डेलीगेशन है विधायक सुरेश मोदी का, वो भी सीएमआर पहुंचा था। जिला बनाने की मांग को लेकर वो 130 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके जयपुर पहुंचे, तो उनसे भी सीएम का मुलाकात कर डेलीगेशन में समय उसमें भी लग गया। और उसके बाद लगातार जो बैठकों का दौर था सीएमआर में जारी था। संभवतः इसी वजह से जो है दौरे को निरस्त किया गया, क्योंकि लगातार देरी हो रही थी। लगातार प्रदेश प्रभारी बैठक कर रहे थे सीएम के साथ में, क्योंकि जो ब्लॉक अध्यक्ष की लिस्ट है वो आना बाकी है, जिला अध्यक्ष की लिस्ट आना बाकी है। फीडबैक कार्यक्रम जो लगातार लिया, उसको लेकर वार्ता लगातार चल रही थी। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उसमें लगातार मौजूद थे। तो संभवतः बताया जा रहा है कि व्यस्तता के चलते कार्यक्रम और जो बैठकें थी पहले से ही प्रस्तावित थी जी, उनमें ज्यादा समय लगने के चलते सीएम का दौरा निरस्त किया गया। चलिए, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। और नकल गिरोह की लंका ढा दी गई है। कोचिंग सेंटर की इमारत में तोड़फोड़ और इस मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। प्रभावित पक्ष अनिल अग्रवाल ने इस संबंध में याचिका लगाई है। जेडीए अपीलीय अधिकरण में याचिका लगाई है और जेडीए की तोड़फोड़ का इस याचिका के जरिए विरोध किया है। प्रभावित पक्ष की ओर से वकील सोहन सिंह सोलंकी का यह आरोप है कि जेडीए ने उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया। देखिए, उन्होंने आगे कहा कि प्रभावित पक्ष खुद अवैध निर्माण हटाना चाहता था। प्रभावित पक्ष को समय दिए बिना ही जेडीए ने कार्रवाई कर दी। इसे लेकर याचिका प्रभावित पक्ष की ओर से वकील ने लगाई है। गोपालपुरा बाईपास स्थित इमारत में जेडीए ने कार्रवाई की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, कुछ कोचिंग सेंटर्स का पेपर लीक कांड से कनेक्शन जुड़ा और उसके बाद कार्रवाइयों का दौर जारी था। आज देखिए, जांच के दौरान पता चला था कि कोचिंग सेंटर में अवैध अतिक्रमण है। और भी चीजें सामने आई थी, जिसके बाद आज ये कार्रवाई की गई और इसे लेकर याचिका लगाई गई है पीड़ित पक्ष की ओर से। और पेपर लीक मामले में शामिल भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका के जयपुर स्थित अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जेडीए ने एक्शन लिया है। जेडीए ने कोचिंग की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया। करीब 2.25 घंटे में पूरी 5 मंजिला बिल्डिंग धराशायी हो गई। ये इंस्टीट्यूट कॉर्नर के प्लॉट पर है और सर्विस रोड की जगह पर कब्जा कर बनाया गया है। इसके 3 कमरे और अन्य निर्माण को आज जेडीए ने जेसीबी और पोकलेन मशीनों से तोड़ा है। जयपुर में जेडीए ने इस 5 मंजिला बिल्डिंग को 2.25 घंटे में जमींदोज किया। सुबह करीब 7:30 बजे टीम मौके पर पहुंची। टीम के साथ एक पोकलेन मशीन, 3 जेसीबी, 12 लोखंडा, 3 ड्रिल, 2 कटर मशीन के साथ 30 से ज्यादा लेबर थे, जिन्होंने 2.25 घंटे के अंदर पूरी बिल्डिंग को धराशायी कर दिया। तो ये 4 तस्वीरें कार्रवाई की आप देखिए। ये जो इमारत आपको पहली तस्वीरों में नजर आ रही है, आखिरी तस्वीर में नजर नहीं आएगी, उसे गिरा दिया गया। बुलडोजर चला, अन्य मशीनें जो लाई गई थी उनका इस्तेमाल किया गया और कुछ ही घंटों में, 2.25 घंटों में इस 5 मंजिला बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया। तो ये 4 तस्वीरें कार्रवाई से जुड़ी हुई आपके टीवी स्क्रीन पर है। कैसा ये जो इस इंस्टीट्यूट के ऊपर कार्रवाई की गई है? बढ़िया कार्रवाई की गई है प्रशासन द्वारा और इसको तोड़ना सही है। क्या कुछ कहेंगे आप? मतलब सर ये बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ है। इससे मतलब
लोग जो अवैध कार्य करते हैं उस पर रोक लगेगी और सरकार के नियमों पर चलेंगे। ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए पेपर लीक मामले में कि ये तरह तरह के कर रहे हैं काम, तो ये गलत है। स्टूडेंटों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो ये सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया करने का मतलब ऐसी कार्रवाई करती रहनी चाहिए, जिससे आने वाले समय में ऐसा कुछ पेपर लीक का मामला नहीं हो। देखिए, नकल गिरोह ने अपनी काली कमाई से और अपनी अकड़ में जिस इमारत को खड़ा किया उसे ढा दिया गया। कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर चला, 5 मंजिला ये बिल्डिंग जिसे जमींदोज कर दिया गया। अवैध निर्माण मलबे में तब्दील हो चुका है। और चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। महिला के साथ रेप की वारदात सामने आई है। इस संबंध में महिला ने एफआईआर करवाई है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि 2 साल तक उसे रेप का शिकार बनाया गया। पीड़ित ने मारपीट का भी आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। महिला के साथ रेप की वारदात की खबर है। महिला ने थाने में पहुंचकर इस संबंध में एफआईआर करवाई है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सुभाष से। सुभाष, क्या जानकारी है? बिल्कुल, निकुम थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने बशीर खान नामक व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म और उसके परिजनों के विरुद्ध मारपीट और जबरन एसिड पिलाने का गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने प्रारंभिक रूप से चोटों का मुआयना कराते हुए प्रकरण दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी गई। और वहीं महिला जो है फिलहाल निकुम क्षेत्र में होने की जानकारी सामने नहीं है। वो अपने किसी परिजन के साथ उदयपुर होने की जानकारी सामने रही है। ऐसे में बयान होने के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हालांकि पुलिस ने इस बात से इनकार किया है कि एसिड पिलाने के जो सिम्टम मेडिकली सिम्टम्स होते हैं वो मेडिकली सिम्टम जो है वो पुष्ट नहीं हो पाए हैं। लेकिन महिला के जो आरोप है उनके आधार पर दर्ज कर लिया गया है। जी स्वप्निल, महिला ने अपनी एफआईआर में पूरी जानकारी क्या दी है? महिला ने अपनी पूरी एफआईआर में जानकारी ये थी कि बशीर खान नामक जो व्यक्ति है वो लगातार 2 सालों से उसका रेप कर रहा था और उसके बाद उसके परिजनों ने उसके घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की, उसे जबरन एसिड पिलाने की कोशिश की और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद महिला ने थाने में पहुंचकर कल देर रात प्रकरण दर्ज कराया था और पुलिस ने उसकी रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया और अब मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। प्रारंभिक रूप से चोटों का मेडिकल मुआयना करा लिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और दौसा से बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस विधायक का बेटा गिरफ्तार किया गया है। विधायक जौहरीलाल मीणा, उनका बेटा दीपक अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने दीपक को पॉक्सो कोर्ट में पेश किया। नाबालिग से गैंगरेप मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। मार्च 2022 में गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ था। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हालांकि इस पूरे प्रकरण में बीजेपी लगातार हमलावर थी और विधायक पर सवाल उठा रही थी और अब जानकारी मिल रही है कि कार्रवाई हुई है। कांग्रेस विधायक जौहरीलाल मीणा के बेटे दीपक को गिरफ्तार किया गया है और फिर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दीपक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा था। कार्रवाई का दबाव भी था और कुछ लोग पहले ही इस मामले में गिरफ्तार भी हुए थे, उनसे भी पूछताछ की जा रही थी। मार्च 2022 में यह गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था दीपक के नाम पर और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया। ये बड़ी खबर दौसा से आपको बता रहे हैं। कई प्रदर्शन हुए। जौहरीलाल मीणा से जब इस मामले में रिएक्शन मांगा गया था तो उन्होंने ये कहा था कानून अपना काम करेगा और कानून ने अपना काम किया है। कांग्रेस विधायक का बेटा गिरफ्तार किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी आशीष से। आशीष, क्या जानकारी है, कहां से गिरफ्तारी हुई? बिल्कुल, महुआ से यह गिरफ्तारी हुई है। राजगढ़ विधायक जौहरीलाल मीणा के बेटे दीपक उर्फ दिलीप मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फरवरी 2021 का एक मामला था जिसमें 10वीं की छात्रा ने गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया था और ये पूरा जो मुकदमा है ये मार्च 2022 में दर्ज हुआ था। करीब 1 साल बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ था और उस मुकदमे में कुल 3 आरोपी बनाए गए थे, जिसमें विधायक का पुत्र जौहरीलाल मीणा का जो बेटा है दीपक मीणा, उसको भी आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने इस मामले में विवेक शर्मा
शर्मा और एक अन्य आरोपी, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और विधायक के पुत्र को आरोपी नहीं माना था और उसे दोष मुक्त कर दिया था। लेकिन जो न्यायालय है, न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए। गिरफ्तारी वारंट काफी दिन से जारी हो चुके थे। उस गिरफ्तारी वारंट के आधार पर दौसा की मंडावर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये महुआ में नाकेबंदी चल रही थी। उसी दौरान महुआ एसएचओ और महुआ डीएसपी ने जो विधायक के पुत्र हैं दीपक और दिलीप मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उन्हें दौसा की पोक्सो कोर्ट में पेश किया गया है। कुछ मिनट पहले उनको अंदर ले जाया गया है। वहां से अब कुछ देर बाद पता चलेगा कि इनको जमानत मिलती है या फिर इनको जेल भेजा जाता है। हालांकि इस मामले के बाद काफी राजनीति भी हुई थी। पूरे जयपुर से लेकर दिल्ली तक काफी राजनीति हुई थी कि कांग्रेस का विधायक का नाम था इस गैंगरेप के मामले में। अब पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश कर दिया गया है। जी बिल्कुल, लेकिन कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है इस संबंध में? पुलिस क्या आपको लगता है कि रिमांड मांगेगी या फिर देखिए पूर्व में जिस तरह से जांच हुई और जिस तरह से पूरा मामला रहा वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और पुलिस भी जानती है। पॉक्सो कोर्ट क्या डिसीजन लेगा ये जरूर हमें इसकी ब्रेकिंग न्यूज का इंतजार रहेगा, लेकिन इस वक्त कोर्ट में चल क्या रहा है? कोर्ट में करीब 5 मिनट पहले जो दीपक और दिलीप मीणा को अंदर पुलिस लेकर गई है और पुलिस से पहले हमारी बात हो गई थी। पुलिस का कहना है कि इस संबंध में वे जेसी मांगेंगी न्यायालय से। ऐसे में पुलिस ने जेसी की डिमांड की है। अब जो पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश है अनु अग्रवाल, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस मामले में आगे क्या निर्णय लेती हैं। क्या पुलिस रिमांड पे सौंपती है या फिर उनको जमानत देती है, क्योंकि उनके वकील भी काफी यहाँ पर खड़े हुए हैं। जो विधायक पुत्र के जो बचाव पक्ष के जो वकील हैं वो भी काफी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं और पैरवी कर रहे हैं विधायक पुत्र की। और अब देखने वाली बात होगी कि कुछ मिनट बाद में क्या निर्णय निकल के आता है, क्या जमानत कराने में। आशीष, एक सवाल ये भी है कि देखिए कायदे से होना ये चाहिए था कि अगर गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया था उसके बाद होना ये चाहिए था कि दीपक खुद आत्मसमर्पण कर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं किन हालात में इसकी गिरफ्तारी हुई है? बिल्कुल, कई महीने पहले ये गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था, लेकिन दीपक मीणा ने समर्पण नहीं किया और आज वह अपनी कार से महुआ की तरफ आया हुआ था। इसी दौरान महुआ थाने के आसपास से ही पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, क्योंकि पुलिस ने जब गिरफ्तार किया था तब अकेला दीपक मीणा था, उनके साथ कोई भी नहीं था। और उसके करीब 1 घंटे बाद में जो परिजन यहाँ दौसा पहुंचे हैं और जो विधायक पुत्र के जो इष्ट मित्र हैं उनके परिजन है वो पहुंचे हैं। ऐसे में घटना जब गिरफ्तारी हुई थी तब केवल अकेला विधायक का बेटा था, नहीं तो यदि और अन्य होते तो काफी संख्या में वहां पर क्राउड इकट्ठा हो जाता, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। सिर्फ उसको गिरफ्तार करके पुलिस सीधी दौसा लेकर आई है। तो क्या जानकारी मिल रही है? क्या उसने गिरफ्तारी का विरोध किया था या नहीं किया, या चुपचाप जब पुलिस ने घेर ही लिया है, पकड़ ही लिया है तो आत्मसमर्पण कर दिया? क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, जो दीपक मीणा को जब पुलिस ने पकड़ा तो आसानी से गाड़ी में बैठ गया था। हालांकि उसने ये कहा कि वह पूरी तरह बेगुनाह है, उसने इस घटनाक्रम में उसका बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, इस तरह का वो अपनी दलील देता रहा। और हालांकि पुलिस ने पहले जांच की थी इस मामले में, पुलिस ने भी उसको बेगुनाह माना था, लेकिन क्योंकि माइनर बच्ची थी और 10वीं की छात्रा थी और उसके साथ एक होटल में, जो मंडावर थाना इलाके में एक होटल था, वहां पर ये गैंगरेप की घटना का आरोप लगाया गया था। और उसके बाद में पुलिस ने नाबालिग लड़की का मामला होते हुए गिरफ्तारी वारंट से तलब किया था और ये गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद से जो विधायक के पुत्र हैं वो फरार चल रहे थे। पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी और आखिरकार आज महुआ में ये पुलिस की तलाश पूरी हुई और जो दीपक मीणा है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और कुछ मिनट का इंतजार जरूर करना पड़ेगा कि न्यायालय क्या निर्णय देती है। हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं उसने अपना कोई चेहरा ढकने की, अनुमान लगाकर चेहरा छिपाने की कोई कोशिश नहीं की, उसने अपनी पहचान भी छिपाने की कोई कोशिश नहीं की है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या कोई छोटा सा रिएक्शन उसका मिल पाया है दीपक का कि आखिर वो आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर रहा था? बिल्कुल, जैसे ही उसको गाड़ी से कोर्ट के अंदर लेकर जा रहे थे तब हम उनकी कवरेज चल रही थी, तब उन्होंने अपने से उनका ये कहना था कि उनकी फोटो क्यों खींच रहे हो, उसने कोई गुनाह ही नहीं किया है, इस तरह का उनका एक रिएक्शन था। और हालांकि वो काफी दूरी से थे, ऐसे में ये पता नहीं लग सका कि उन्होंने किसी तरह का चेहरा छिपाने की कोशिश नहीं की, लेकिन हाथ से इशारा करके ये जरूर इशारा किया गया था कि उसकी फोटो क्यों खींची जा रही है। ऐसे में वो अपने आप को बेगुनाही बता रहे हैं और उनके जो वकील हैं और वो खुद हैं वो न्यायालय में भी इसी तरह की बात कह रहे हैं कि उन्होंने ये गुनाह नहीं किया, लेकिन अब न्यायालय को फैसला करना है कि उनका क्या आगे क्या रहेगा। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जो था मंडावर थाने में पॉक्सो में, जिसमें उनका नाम था, 3 मुलजिम थे, तो मुलजिम पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। जब फाइनली कोर्ट में पत्रावली पेश हुई तो कोर्ट ने इनको
अरेस्ट वारंट से तलब किया है। इसलिए क्या नाम है इनका? इनका नाम दीपक मीणा है। क्या है ये जोरीलाल जी के बेटे हैं, MLA साहब। चलिए बढ़ते हैं आगे। बीकानेर से बड़ी खबर है। अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने बड़ा एक्शन लिया है। गंगा शहर इलाके के बाजार में जो अतिक्रमण हुआ था उसे हटाया गया। सड़क किनारे लगाए गए ठेलों को इस दौरान जब्त किया गया। ये बड़ी खबर आपको बीकानेर से बता रहे हैं। डीसी के निर्देश पर यह कार्रवाई अब भी जारी है। देखिए काफी बड़ा इलाका है और अतिक्रमण की शिकायतें यहां काफी समय से थी। ऐसे में आज इस अतिक्रमण पर एक्शन लिया गया है, उन्हें हटाया जा रहा है। सड़क किनारे जो ठेले लगे उन्हें इस दौरान कार्रवाई के दौरान जब्त भी किया गया। देखिए कुछ एक चेहरों ने इस कार्रवाई का विरोध भी वहां पर किया, लेकिन ओवरऑल ये कार्रवाई लगातार जारी है। और जयपुर से खबर है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त बीकानेर से मिल रही है। घूसखोर रीडर ट्रैप हुआ है। देखिए एसीबी की बड़ी कार्रवाई। घूसखोर रीडर एसीबी के हत्थे चढ़ा है। रीडर बुधराम बिश्नोई को ट्रैप किया गया। नया शहर थाने में यह रीडर तैनात है। बुधराम 30,000 की घूस लेते ट्रैप हुआ है, रंगे हाथों पकड़ा गया है। डॉक्यूमेंट के सत्यापन की एवज में इसने रिश्वत मांगी थी और जितनी रिश्वत राशि थी उसमें से 5,000 रुपए वो पहले भी ले चुका था। इस बीच एसीबी से इसकी शिकायत की गई। एसीबी ने सत्यापन करवाया और सत्यापन में जब शिकायत को सही पाया तो उसके बाद इस ट्रैप की कार्रवाई को प्लान कर आज अंजाम तक पहुंचाया गया। ये रीडर बुधराम बिश्नोई 30,000 की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ लिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कार्रवाई से जुड़ी हुई। इसमें आपको वो घूसखोर रीडर भी नजर आ रहा है। कल 8 तारीख को 8 जनवरी 2023 को हमारे ब्यूरो कार्यालय पे एक परिवादी अक्षय चौधरी आए थे जो रहने वाले बीकानेर के हैं। हमें ये उनके माध्यम से मालूम हुआ कि जो मुख्य पीड़ित है वो अभी पुलिस कस्टडी में थाना नया शहर में बंद है, प्रदीप नाम से। और उनके एक भाई हैं जो रविंदर नाम है और हरियाणा में रहने वाले हैं, हरियाणा के। और वो कंप्लेंट करने की स्थिति में नहीं थे तो वो अपने मित्र अक्षय चौधरी के माध्यम से उन्होंने ये कंप्लेंट दी थी हमारे को। और आरोप ये था कि एक NDPS प्रकरण है 305/22 जो कि थाना कोटगेट में दर्ज है और अभी उसकी जांच नया शहर थाने में चल रही है। उस थाने में उस पत्रावली में जो उनके जांच अधिकारी के रीडर हैं श्री बुधराम कांस्टेबल, उन्होंने इसमें अक्षय चौधरी को बार बार कॉल करके बुलाया और जो पुलिस कस्टडी में प्रदीप नाम से जो मौजूद थे हिरासत में, उनसे भी बात करवाई और इनकी बात फिर हरियाणा भी करवाई और रिश्वत की मांग की ताकि जो पुलिस कस्टडी में इनको और कस्टडी में परेशान नहीं किया जाए और कस्टडी बढ़ाई नहीं जाए। और इसके अलावा जो रविंद्र जो भी हरियाणा में है उनका नाम भी किसी कारण से मुकदमे में शामिल न हो जाए। तो इस एवज में 50,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी और इस रिश्वत मांग के सत्यापन के दौरान 5,000 रुपये की रिश्वत बुधराम कांस्टेबल ने प्राप्त की है। और आज दिनांक 9 तारीख को हमने ट्रैप का फिर आयोजन किया। रिश्वत की मांग। अजमेर से बड़ी खबर है। एसीबी ने एक महिला पटवारी को ट्रैप किया। 8,000 की रिश्वत लेते इस महिला पटवारी को ट्रैप किया गया। खानपुरा की पटवारी दर्शाना ट्रैप हुई है। भूमि का नामांतरण खोलने की एवज में इसने रिश्वत ली थी। इस संबंध में एसीबी से शिकायत की गई। एसीबी ने इसका सत्यापन करवाया। सत्यापन में जब शिकायत को सही पाया गया तो इस कार्रवाई को प्लान किया गया और फिर इसे आज अंजाम तक पहुंचाया गया। आखिरकार एसीबी के ट्रैप के जाल में खानपुरा पटवारी दर्शाना आप हंसी 8,000 की रिश्वत ले रही थी, रंगे हाथों पकड़ लिया गया। सीईटी परीक्षा पेपर में नकल का प्रकरण सामने आया। जयपुर में परीक्षा में ब्लूटूथ ईयरफोन लेकर एक अभ्यर्थी पहुंच गया। चेकिंग हुई। इस दौरान अभ्यर्थी पवन कुमार शर्मा पकड़ लिया गया। उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। केंद्र अधीक्षक रामबाबू गुप्ता ने केस करवाया है। माणक चौक थाना पुलिस जांच कर रही है। कमरा नंबर 25 में उड़न दस्ते की टीम पहुंची और निरीक्षण किया, जांच की तो ये शख्स
ब्लूटूथ ईयरफोन लगाए मिला, इसके पास से मिला और इसे उसी वक्त परीक्षा देने से रोका गया और अब इस संबंध में केस करवाया गया है। और अब जयपुर से बड़ी खबर सुनिए। सफाई कर्मचारी डीएलबी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। देखिए, सफाई कर्मचारी काफी समय से आंदोलित हैं और गुस्से में हैं। छोटे मोटे प्रदर्शन भी सफाई कर्मचारियों की ओर से जयपुर में हमें देखने को मिले। आज बड़ी संख्या में ये सफाई कर्मचारी डीएलबी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। स्वायत्त शासन मुख्यालय के बाहर इकट्ठा होकर ये नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को उठा रहे हैं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार संघर्षरत ये वर्ग रहा है, सफाई कर्मचारी रहे हैं और आज अपने आंदोलन की रणनीति के तहत ये स्वायत्त शासन मुख्यालय के बाहर पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। चूरू के गौरीसर गांव में ठंड से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक मासूम बच्ची भी है। जानकारी के मुताबिक गौरीसर गांव के रहने वाले 56 साल के अमरचंद प्रजापत का परिवार खेत में ढाणी बनाकर रहता है। रविवार रात परिवार ठंड से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाकर खाना खाकर सोया, जिसके कारण कमरे में सो रहे परिजनों की दम घुटने से मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं, एक बच्ची है। 3 महीने के मासूम को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। गौरीसर खेत में अमरचंद का परिवार ढाणी बनाकर रहता है। जो रात के समय अमरचंद की घरवाली व उसकी पुत्रवधू व उसके छोटे लड़के कमरे में सोए हुए थे। कमरे में सिगड़ी जलाई हुई थी। सुबह काफी देर तक नहीं जागने पर आवाज लगाई, कोई पता नहीं चला, जिस पर आस पड़ोसी लोगों ने कमरे का जो रोशन जंगला था उसको तोड़कर देखा गया तो वो मरता अवस्था में मिली। इस इतला पर थानाधिकारी महोदय मेजाब था कि हम सभी यहाँ मौके पर पहुंचे। पैरामेडिकल स्टूडेंट्स ने कलेक्ट्रेट पर आज प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया कि प्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए सभी विभागों में भर्तियां निकाली जा रही है, लेकिन 16 पैरामेडिकल कोर्सेज में से अभी तक सिर्फ 2 कोर्सेज के लिए ही भर्ती निकाली गई। ऐसे में बाकी बचे 14 कोर्सेज के लिए भी भर्तियां निकाली जाए। के द्वारा पैरामेडिकल कोर्सेज चल रहे हैं और जिसमें ओटी के, लैब के, रेडियोग्राफर के, ब्लड बैंक के, इमरजेंसी के, इनके सभी के चल रहे हैं, जिनमें से सिर्फ 2 की विज्ञप्ति अभी तक जारी हुई है, वैकेंसी आई है। 14 कोर्सेज ऐसे हैं जिनके आज तक कोई विज्ञप्ति नहीं आई है। 2015 से हमारे जो सीनियर्स हैं वो भी संघर्ष कर रहे हैं और हम भी आज यहाँ पे कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। यदि हमारी मांग को सही तरीके से सुना गया और सब कुछ सही रहा तो ठीक है, वरना हम इस धरने को और भी उग्र रूप दे सकते हैं। खबर बीकानेर से है। यहां दंपति की दर्दनाक मौत हो गई। दम घुटने से पति पत्नी की मौत की खबर है। एक बंद कमरे में इन्होंने अंगीठी जला रखी थी। जहरीली गैस से दम घुटने से दंपति की मौत हुई। बताया जा रहा है कि ये बंगाल के रहने वाले थे। बीचवाल थाना इलाके में ये घटना सामने आई है। पुलिस ने शवों को फिलहाल मोर्चरी में रखवाया है। बीकानेर से ये खबर आपको बता रहे हैं। जिस कमरे में ये सो रहे थे वहां पर इन्होंने ठंड से बचने के लिए अंगीठी जलाकर रखी थी। अंगीठी चूंकि जल रही थी, जानकारी मिल रही है कि जहरीली गैस निकली, जिसकी वजह से इन दोनों का, दंपत्ति का दम घुटा और इनकी मौत हो गई। ये बंगाल के रहने वाले थे। बीचवाल थाना इलाके में ये घटना सामने आई है। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया है। अलवर के रामगढ़ थाना इलाके में 2 साल की बच्ची दिव्यांशी खेलते खेलते छत से नीचे गिर गई। घायल दिव्यांशी को आनन फानन में परिजनों ने अलवर के राजकीय सामान्य चिकित्सालय के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल बच्ची की मां सुशीला ने बताया कि 2 वर्षीय दिव्यांशी 10 साल की बहन तानिया के साथ छत पर खेल रही थी। इस दौरान भागने के बीच वो छत से नीचे गली में जा गिरी, अचेत हो गई। उसे चाचा ने देखा और उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उसका इलाज चल रहा है। अच्छा, ये छत पे से गिर गई खेलती खेलती। अच्छा, बहन के साथ खेल रही। अभी अम्मू को भी ना पता ये कैसे गिरी कैसे ना। और इसका चाचा लेकर आया इसको गली में से उठा के, तब देखा, तब इसको यही अस्पताल लेके आया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।